हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे, स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th भारत, लोक और व्यवस्था, जिसके अध्याय 5 हैं भू संसाधन और कृषि। इसका पार्ट 1 हमने एक दिया था और आज पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हमने बताया था कि भारत में जो भूमि है वो भू राजस्व बतलाती है कि किस क्षेत्र में कितना हमारा भूमि उपयोग है। हमने व्यर्थ भूमि, बंजर भूमि, प्रति भूमि, वन में कितना उपयोग है और कृषि में कितना उपयोग है, इन सारी बातों को हमने पहले वीडियो में देखा था। अब आज देखेंगे हम लोग पाठ का जो शेष भाग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारत में कृषि में लगी भूमि कितनी है, याद रखिएगा। भारत में कृषि में लगी भूमि भारत में कृषि क्षेत्र में लगभग 51% भूभाग पर खेती की जाती है। यानी कि हमारे भारत में जितनी भूमि है उनमें 51% भूभाग पर कृषि की जाती है। क्लियर यहां तक? अब आगे कहता है, लेकिन भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण कृषि योग्य भूमि बढ़ना कठिन है, क्योंकि इस पर अधिक से अधिक बल दिया रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि भारत में कृषि योग्य अब जो भूमि है वो बढ़ना बड़ा कठिन हो गया है। इसलिए कठिन है क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो जनसंख्या का दबाव जमीन पर ज्यादा बढ़ रहा है। जो कृषि योग्य हमारी भूमि है उसमें अधिकांश पर हम लोग मकान, सड़क, उद्योग बना रहे हैं, तो कृषि योग्य भूमि हमारी कमती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमने जहां जंगल है, जहां बंजर भूमि है, तो उसको हमने ज्यादा उपजाऊ बनाया है। और उपजाऊ बनाने के लिए ज्यादा करके हमने उर्वरक, सिंचाई इत्यादि का प्रयोग करके हमने उसे उपजाऊ बनाया। ये बातें सही है, लेकिन फिर भी जो है हमारी कृषि पर बहुत बड़ा दबाव है जनसंख्या का। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, भारत में कृषि के प्रकार कितने हैं। तो देखिए, यहां पर कह रहा है आर्द्रता के हिसाब से। आर्द्रता का मतलब हुआ कि कहां पानी कितना है और पानी कम है, इसके आधार पर हमारी कृषि को कितने भागों में बांटी गई है? 2। भारत में आर्द्रता की उपलब्धता के आधार पर उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है सिंचित कृषि। सिंचित कृषि का मतलब है कि जब हम खेती करते हैं तो खेती करने के बाद उसमें सिंचाई की जरूरत होती है, तो जो सिंचाई वाली सुविधा उपलब्ध है उसके आधार पर उसको सिंचित कृषि कहते हैं। यानी कि वैसी कृषि जहां पर हम लोग खेती करने के लिए मूल रूप से, चाहे वो नलकूप की सहायता से हो, पंपिंग सेट की सहायता से हो, नदी, तालाब, नहर की सहायता से हो, खेतों की सिंचाई हम लोग करते हैं, तो इसको कहते हैं सिंचित कृषि। ठीक है? इसमें पानी पर्याप्त मात्रा में होना, फसल को सूखने के लिए बचाया जा सकता है और उत्पादन को बढ़ाने के लिए। यानी फसल को सूखने या उत्पादन को बढ़ाने के लिए जब करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सिंचित कृषि। ये 2 प्रकार की होती है। एक रक्षित कृषि। रक्षित कृषि किसे कहते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा रक्षित कृषि। जब फसल को सूखने के लिए, सूखने से बचने के लिए जब हम लोग सिंचाई करते हैं तो उसको कहते हैं रक्षित कृषि। जैसे खेत में फसल लगाए, नमी कम है, खेत में फसल सूखते जा रही है, तो सिंचाई करके हम लोग उसको जिंदा करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी रक्षित कृषि कहलाती है। लेकिन वही उत्पादन को बढ़ाने के लिए जब कृषि करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग उत्पादक कृषि। जैसे कोई फसल में पानी कम दीजिएगा तो उसकी जो है ना, अनाज के दाने मोटे कम होते हैं, उसका अनाज का बाली कम आएगा। लेकिन जब अच्छी सिंचाई करेंगे तो अनाज की बाली भी ज्यादा आएगी और मोटा भी ज्यादा होगा, तो उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए और फसल की रक्षा के लिए हम लोग खास करके सिंचाई करते हैं। तो रक्षित सिंचाई और उत्पादक सिंचाई या उत्पादक कृषि कहलाती है। दूसरा हमारा है आर्द्र भूमि कृषि। यानी कि वैसी भूमि कृषि जहां मूल रूप से हम लोग वर्षा पर निर्भर करते हैं, तो उसको आर्द्र कृषि कहते हैं। देखिए, जिस क्षेत्र में बारिश होती है वहां के किसान मूल रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं, उसे आर्द्र या शुष्क कृषि कहते हैं। यानी कि जहां पर वर्षा होती है अच्छी, तो वहां के लोग सिंचाई का कम उपयोग करते हैं, अब मूल रूप से वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। तो ऐसे किसान को हम लोग क्या बोलेंगे? खेती कृषि को क्या कहते हैं?
आर्द्र कृषि कहते हैं। जहां कम से कम वर्षा वाले क्षेत्र में बाजरा, मूंग, चना इत्यादि की खेती की जाती है और यहाँ 75% वर्षा होती है, माने जहां बारिश कम लगभग होती है तो 75% बारिश होती है। तो ऐसे जगहों पर बाजरा की खेती, मूंग की खेती, चना की खेती, क्योंकि इन फसलों को ना पानी कम चाहिए, पानी कम चाहिए तो कम वर्षा वाले क्षेत्र में बोई जाती है। जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां चावल पर्सन की खेती होती है, माने जहां बारिश ज्यादा होगी तो चावल पर्सन की, जहां बारिश कम होती है तो वहां पर किसकी, बाजरा, मूंग, चना की खेती की जाती है। कोई दिक्कत? या जिस मौसम में ज्यादा अच्छा बारिश होगी तो उस मौसम में हम लोग चावल की खेती कर लेते हैं, जिसमें कम होती है तो मूंग की खेती कर लेते हैं। ठीक, चलिए इतना समझ गए। तो आर्द्रता के हिसाब से हमारे भारत में कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में कृषि को 2 भाग, तो हम लोग पढ़ रहे थे आर्द्रता के हिसाब से कृषि को कितने भागों में? 2 भागों में, एक सिंचित और एक आर्द्र। अब चलते हैं भारत में फसल ऋतु। भारत में हम लोग, भारत में जो फसल ऋतु है यानी कि मौसम के आधार पर भारत के फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। भारत में मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में? 3 भागों में। पहला हमारा है खरीफ फसल। पहला हमारा क्या है? यह मूल रूप से जुलाई में मानसून के आगमन से शुरू हो जाता है और अक्टूबर से नवंबर तक खेतों में रहती है। यानी कि हमारे यहाँ जो इसकी खेती होती है, जब मानसून आगमन होता है, मानसून यानी कौन, उत्तर पश्चिम मानसून जो होती है, नहीं उत्तर नहीं सॉरी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है, तो वहां से जो मानसून बनती है तो उसके आगमन से यानी कि जून जुलाई में इसकी फसल हम लोग लगाना शुरू कर देते हैं और ये अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। इनमें मूल रूप से हम लोग गन्ना की खेती करते हैं, पटसन की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं। ये मुख्य प्रमुख फसल है। ऐसे फसल तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य रूप से इसी फसल की खेती होते हैं। इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, माने ऐसे फसल में ना ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो खास करके हम लोग वर्षा वाले क्षेत्रों में हम लोग इसकी खेती करते हैं और इसको कहते हैं हम लोग खरीफ फसल। क्या कहते हैं हम लोग? खरीफ फसल। कब? तो जून जुलाई में इसकी शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। कौन कौन की खेती करते हैं यह ध्यान रखिएगा। अब चलिए दूसरा हमारा फसल है रबी फसल। यह खास करके नवंबर से दिसंबर में बोई जाती है और फरवरी में मार्च में काट ली जाती है। यानी कि जो हमारी रबी फसल है वह नवंबर में या दिसंबर में बोई जाती है और फरवरी और मार्च आते आते इसको काट लिया जाता है। तो ऐसे फसल को हम लोग कहते हैं रबी फसल। इनमें मूल रूप से आलू, तंबाकू, लाल मिर्च, चना, मटर इत्यादि की खेती करते हैं और इसमें पानी की बहुत कम जरूरत होती है। ये शीत और कुहासा की जरूरत होती है, माने इस फसल को बढ़ने के लिए क्या जरूरत होती है? शीत और कुहासा। जैसे अब गेहूं है तो गेहूं को कम से कम 100 दिन ठंड पर चाहिए उसको, तब जाकर के अच्छी फसल होती है और वो भी कुहासा वाला होगा तब फसल अच्छी होगी, है ना। इसी तरह से तंबाकू के लिए भी वही तरह क्या है, तो कहने का अर्थ है कि जो हमारी खरीफ फसल है उसको ज्यादा चाहिए पानी, लेकिन रबी फसल को पानी कम और ठंडा ज्यादा चाहिए। चलिए आगे हमारी है जायद, या इसको गर्मा फसल भी कहते हैं। यह फरवरी से जून तक बोया जाते हैं। यानी कि जब हम लोग रबी फसल काटते हैं तो फरवरी में काटते हैं या मार्च में काटते हैं तो उस समय लगाते हैं और उसको हम लोग जून तक, जब मानसून आता है तो उससे पहले खेत को खाली कर देते हैं। इसको गर्मा फसल या गर्म मौसम का फसल कहते हैं। इस फसल को में खीरा, तारबूज, ककड़ी इत्यादि और मूंग की भी खेती इसमें की जाती है। ठीक है, खास करके यह वहां किया जाता है जहां सिंचाई का क्षेत्र होता है, माने ज्यादा सिंचाई की सुविधा अगर होगी तो उस जगह पर यह खेती की जाती है। जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो जून जुलाई में अपने यहाँ खूब तेज गर्म पड़ती है, अप्रैल मई जून में जो है गर्मी ज्यादा रहती है तो फसल तो सूख जाएगी। तो सिंचाई वाले क्षेत्रों में खास करके ये की जाती है, जहां पानी खेत में मिट्टी में नमी रहे तो ऐसे क्षेत्रों में खास करके इसकी फसल की जाती है। उत्तर भारत में यह चारा फल की खेती की जाती है, जबकि दक्षिण भारत में यह फसल कृषि चावल की खेती की जाती है। यानी दक्षिण भारत में इस टाइम में बारिश हो जाती है तो वहां पर चावल की खेती होती है, लेकिन उत्तर भारत की अगर बात करें तो वहां मूल रूप से चारा और फल की खेती की जाती है। हमारे उत्तर भारत में मूल रूप से किसकी खेती होती है? चावल की खेती होती है, सॉरी फल की खेती होती है, और उस समय मूल रूप से चारा की खेती है। पशु के लिए चारा और हम लोगों के लिए फलदार जो फल होता है ना उसकी खेती जान करके की जाती है। चलिए, तो अभी पढ़ रहे थे आप, पहला पढ़े आर्द्रता के हिसाब से 2,
सिंचाई, आद्र सिंचाई। दूसरा पढ़ा आपने मौसम के हिसाब से 3, खरीफ, रबी, जायद। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? अभी क्या पढ़ रहे थे आप, किसके हिसाब से? तो मौसम के हिसाब से 3, खरीफ, रबी और जायद। अब चलते हैं थोड़ा सा दाल की बात देख लेते हैं। भोजन में शाकाहारी के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोटीन चाहिए, माने जो मांसाहारी लोग हैं वो अंडे, मांस, मछली इत्यादि से अपने प्रोटीन की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं तो उनके प्रोटीन का एक प्रमुख और सस्ता साधन है दाल। ऐसे दूध भी है, लेकिन दूध से अच्छा है दाल, वो सस्ता भी है और अच्छा प्रोटीन का साधन है। तो दाल का उपयोग हमारे यहाँ खूब तेजी से किया जा रहा है। यह एक फलदार पौधा होता है, यानी कि जितने भी दाल के पौधे हैं फलदार हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के हम लोग दाल का उपयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है सुनिएगा। इनकी जड़ों में एक जीवाणु पाई जाती है जिसका नाम है राइजोबियम जीवाणु, और ये राइजोबियम जीवाणु जो है मिट्टी में वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन मिट्टी में जमा हो जाता है, जिससे कारण यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है जहाँ दलहन की खेती होती है। इसीलिए तो जो हम लोग फसल चक्र अपनाते हैं तो उसमें मूल रूप से कहा जाता है कि दलहन की खेती करिए। एक दाल फसल लगा देने से मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है, इसलिए दलहन की खेती। ठीक है, साथ ही साथ प्रमुख दलहन फसल में याद रखेंगे मसूर, चना, अरहर, खेसारी और मूंग जो है प्रमुख हमारी क्या है, दलहन फसल है। इसके प्रमुख उत्पादक दक्कन पठार, मध्य पठारी भाग और उत्तर पश्चिम के शुष्क भाग में की जाती है। यानी कि इसका प्रमुख जो है दक्कन पठार में, मध्य पठारी भाग में और उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में इसकी खेती की जाती है। कोई दिक्कत? चलिए, तो दाल की खेती समझ गए। तो कहाँ कहाँ दाल हमारे लिए प्रोटीन का एक प्रमुख साधन है। मुख्य रूप से मूंग, चना, अरहर, मटर, चना की खेती हम लोग करते हैं। यह कहाँ हमारे देश में की जाती है? तो जो दक्कन पठारी क्षेत्र है, मध्य पठारी क्षेत्र है और उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र है वहाँ इसकी दाल की खेती की जाती है। और बिहार में सबसे ज्यादा अगर दाल की बात करेंगे तो याद रखिएगा पटना जिला में किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया, हम लोग दालें पढ़ रहे थे। अब चलते हैं हम लोग मोटे अनाज देखते हैं। देखिए, हम लोग खाने के लिए मूल रूप से मोटे अनाज का उपयोग करते हैं। हम लोग खाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ज्यादा करके मोटे अनाज में। तब मोटे अनाज देखिए मूल रूप से ऐसे हम लोग सब चीज खाते हैं, लेकिन पेट भरने के लिए ज्यादा रूप से मोटे अनाज में हम लोग चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि की हम लोग खेती करते हैं, जो मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं। चलिए, तो हम लोग चावल के बारे में देखते हैं। पहले भारत में चावल मुख्य रूप से भोजन के रूप में बनाया जाता है। अगर अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में तो अन्य प्रकार की फसलें भी खाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो चावल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। इसका उपयोग कई रूपों में किया जाता है, यानी चावल का उपयोग जो है हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार से माने व्यंजन बदल बदल करके करते हैं। उसी चावल का हम लोग खीर खाते हैं, उसी चावल का हम लोग खिचड़ी खाते हैं, उसी का हम लोग भात खाते हैं, उसी का इडली डोसा सांभर खाते हैं, उसी का हम लोग पिट्ठा पिट्ठी खाते हैं। बहुत तरह की चीज व्यंजन बनाया जाता है, उसका तिलौरी भी बनता है ना। तो इस तरह से चावल का उपयोग हमारे देश में अनेक व्यंजनों में किया जाता है, अलग अलग रूपों में बदल कर किया जाता है। यह उष्ण और आर्द्र जलवायु कटिबंध का फसल है। ये कहाँ की है? तो याद रखेंगे उष्ण और आर्द्र कटिबंधीय जलवायु की फसल है। और हमारे भारत में लगभग 3000 से अधिक किस्म की चावल उगाई जाती है। यानी हमारे भारत, सिंगल भारत में केवल 3000 किस्म की चावल की खेती की जाती है। इतना समझ गए? चावल कहाँ है? तो उष्ण कटिबंधीय आंध्र प्रदेश की जो है फसल है। भारत में इसके कितने किस्म है? तो 3000 है। और भारत, हमारे यहाँ चावल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है चावल के बारे में सुनते हैं। सुनिएगा, विश्व का लगभग 21.6% चावल हमारे देश में की जाती है। यानी चावल की खेती हम लोग कितना करते हैं? तो याद रखेंगे 21.6%। चीन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, दूसरे नंबर पर भारत आती है। यानी कि हम लोग चीन के बाद भारत चावल उत्पादन में अब दूसरे नंबर पर है। यानी चीन हमसे ज्यादा है और भारत उससे नीचे है। चावल उत्तर भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में जीविका कृषि है। यानी कि हम लोग उत्तर प्रदेश में, बिहार में
और पश्चिम बंगाल में, असम में जो हम लोग खेती करते हैं वो मूल रूप से खाने के लिए करते हैं, इसलिए इसको जीविका कृषि कहते हैं। तो हमारे यहाँ चावल की खेती मूल रूप से किसान भाई अपना खाने के लिए करते हैं। लेकिन वही बात अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा में पहले चावल की खेती नहीं होती थी, लेकिन जब हरित क्रांति आई 1970 के दशक से चावल की खेती अब हरियाणा में की जाने लगी है। तो पंजाब हरियाणा चावल का बहुत बड़ा उत्पादक राज्य बन गया। लेकिन वहां पर जीविका नहीं, वहां वाणिज्य कृषि है। वो क्या है, क्योंकि वो खाने के लिए लोग, वहां के लोग ज्यादा करके रोटी खाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा करके रोटी खाएंगे तो चावल वो बेचने के लिए करते हैं। हम लोग चावल किसके लिए करते हैं, खाने के लिए। तो हमारे यहाँ का चावल हो गया कौन कृषि, वाणिज्यिक कृषि। लेकिन उसके यहाँ का कृषि, सॉरी, हमारे यहाँ का जीविका कृषि मानी बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में हो गया जीविका कृषि। लेकिन पंजाब और हरियाणा की कृषि जो हो गई वो क्या हो गई, वाणिज्यिक कृषि हो गई, ठीक है। दक्षिण भारत में वर्ष में 2 बार चावल की कृषि की जाती है। यानी दक्षिण भारत में ना, जैसे आंध्र प्रदेश है, तो वहां पर चावल की खेती साल में 2 बार की जाती है, ठीक है। मैंने वहां पर बारिश अच्छा होता है, पानी अच्छा है, तो चावल की खेती 2 बारी। अब चलते हैं, भारत में पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है तो कौन, तो राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, और देश की बात करेंगे तो चीन सबसे नंबर 1 पर और भारत दूसरे नंबर पर। अब इसके लिए क्या क्या भौगोलिक दशा चाहिए, तो याद रखिएगा, तापमान चाहिए 20 से 40 डिग्री। यानी चावल की अच्छी फसल अगर चाहते हैं आप, तो उसके लिए कितना तापमान चाहिए, 20 से 40 डिग्री तापमान अगर रहेगी तो आपकी चावल की खेती अच्छी होगी। इसके अलावा वर्षा कितना चाहिए, तो 100 से 200 सेमी वर्षा चाहिए, तब जाकर के अच्छी खेती होती है चावल की। यानी कहने का अर्थ है कि जो धान की फसलें हैं उनके जड़ों में जो है क्या होना चाहिए, हमेशा पानी लगी रहनी चाहिए। मिट्टी की बात करें तो दोमट और जलोढ़ तथा गर्म और नम जलवायु की ये फसलें हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो फसलें हैं वो गर्म और नम जलवायु की फसलें हैं। ये खास करके दोमट और जलोढ़ मिट्टी की फसलें हमारे यहाँ है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी चावल की खेती के बारे में कि हमारे यहाँ चावल की खेती के लिए कैसी कैसी जलवायु चाहिए, किस राज्य में सबसे ज्यादा है। तो हमने बताया कि पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक है, बिहार उत्तर प्रदेश में है जीविका कृषि, पंजाब हरियाणा में है वाणिज्यिक कृषि। कोई दिक्कत। चलिए, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे गेहूं के बारे में। दूसरा, हमारे मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज में आ जाता है गेहूं। क्लियर। भारत में चावल के बाद प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। यानी कि हमारे भारत में चावल के बाद अगर कोई फसल खाई जाती है तो वह गेहूं की जाती है। गेहूं की मतलब हम लोग भोजन के रूप में ज्यादा उपयोग करते हैं। यह एक रबी फसल है। देखिए, चावल एक खरीफ फसल है। चावल जो है ना वो बरसात में बोई जाती है, वर्षा पानी में बोई जाती है, जबकि गेहूं जो है वो जाड़े में बोई जाती है। अपने यहाँ खास करके नवंबर में बोई जाती है और मार्च तक इसको काट लिया जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग रबी फसलें। तो इसीलिए हमारे यहाँ गेहूं क्या है, रबी फसल है। यह हमारे भारत में 85% जो गेहूं है वह उत्तरी मध्य भाग में, उत्तर मध्य भाग जो हमारे भारत का है उसमें सबसे ज्यादा गेहूं की खेती की जाती है। अब चले जाएंगे आप दक्षिण भारत में, तो वहां गेहूं की खेती लगभग नहीं होती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ सबसे ज्यादा गेहूं की खेती। चलिए, अब आगे चलते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक तो है नहीं, लेकिन भारत में कृषि कितनी की जाती है, तो याद रखेंगे 12.3% भूभाग पर विश्व का यह कृषि करती है। देश की कुल बोई भूमि में 14% भूमि पर खेती होती है। यानी हमारे यहाँ चावल 25% पर और गेहूं जो है वह 14% भूभाग पर खेती की जाती है, जो विश्व उत्पादन का 12.3%। विश्व उत्पादन का कितना, 12.3। जबकि हम लोग चावल की बात किए थे तो 21 दशमलव कुछ था, ठीक है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। किसके लिए, गेहूं के लिए। सबसे प्रमुख अगर बात करें तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। गेहूं का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। और पंजाब हरियाणा में अच्छी सिंचाई की व्यवस्था है, वहां की जलवायु समझिए एक तरह से अच्छी है, तो वहां 4000 प्रति हेक्टेयर 4000 प्रति हेक्टेयर जो है ना वहां पर पंजाब हरियाणा में गेहूं होती है। यानी अच्छी फसल वहां की जाती है।
अब चलते हैं गेहूं के उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशा है वो कितना है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो गेहूं के लिए भौगोलिक दशा याद रखेंगे, यह समशीतोष्ण जलवायु का फसल है। समशीतोष्ण माने ज्यादा ना गर्मी चाहिए और ना ज्यादा ठंड चाहिए, ठीक है। बोने के समय इसको 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ने के लिए 15.5 डिग्री, लेकिन पकते समय इसे 20 से 25 डिग्री तापमान चाहिए। यानी गेहूं को माने सही रूप से अगर बढ़ना हो तो उसे 3 तरह का तापमान, जैसे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस हुआ बोने के लिए, बढ़ने के लिए हुआ 15.5 और पकने के लिए हुआ 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगर बारिश की बात करें तो इससे बारिश में ज्यादा जरूरत होती नहीं है, पानी की बहुत कम जरूरत होती है, क्योंकि आप देखे होंगे कि गेहूं जब 2-3 पत्ती का होता है तो किसान भाई 1 से 2 बार सिंचाई कर देते हैं, बस उसके बाद उसकी सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, यानी बहुत कम, यानी उसको 30 से 80 सेमी ही बारिश चाहिए। अगर ऐसे मौसम में 1-2 फसल अगर पानी अगर आ जाता है तो उसे सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है, तो उसको कितना चाहिए, 30 से 80 सेमी। और गेहूं पकने के लिए कम से कम 100 दिन ठंड की, मैंने अच्छा अगर गेहूं को फसल को पकाना है, अच्छी उत्पादन लेनी है, तो ठंड वाला मौसम कितना चाहिए उसको, ठीक है ना। और मिट्टी कैसा चाहिए, तो इसको दोमट मिट्टी चाहिए। कोई दिक्कत? तो हम पढ़ रहे थे अभी तक कि गेहूं हमारा जो प्रमुख उत्पादक, दूसरा उत्पादक भोज्य पदार्थ है, खाद्यान्न है, इनकी हमने जलवायु देखा, प्रमुख उत्पादक राज्य हमने देखा, जो उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख है। तापमान 3 तरह का चाहिए, वर्षा कितना चाहिए, तो 30 से 80, मिट्टी कैसी चाहिए, तो इसकी दोमट। कोई दिक्कत? तो ये हमारे थे कृषि संसाधन के प्रमुख बातें जो हमने पढ़ा, चावल की खेती, गेहूं की खेती। अब आगे चलेंगे हम लोग बाजरा की खेती देखेंगे कि बाजरा की खेती किस प्रकार से होती है। तो फिलहाल आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो रही है, तो कल हम लोग देखेंगे विशेष। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।